नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे संसद में एंटी पेपर लीक बिल और पप्पू यादव के विरोध प्रदर्शन की, जंतर मंतर आंदोलन के वॉलंटियर मोहम्मद जुनेद मलिक की पूरी कहानी की, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद परीक्षा व्यवस्था में जरूरी 5 बड़े सुधारों की और प्रधानमंत्री मोदी के फेसबुक वीडियो को लेकर मेटा की सफाई और सरकार की कार्रवाई की। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। एंटी पेपर लीक बिल पर लोकसभा में हुई चर्चा, विपक्ष ने किया हंगामा। तरुण गावा बने लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर, 15 आईपीएस अफसरों का हुआ तबादला। दिल्ली में महिलाओं को रक्षाबंधन पर मिलेगी 2500 रुपए की लक्ष्मी योजना को कैबिनेट ने दी मंजूरी। प्रदर्शनकारियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत, एफआईआर पर दंडात्मक कार्रवाई पर लगी रोक। पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री नानक दीन बुर्जी ने की आत्महत्या, विधायक निवास की 7वीं मंजिल से गिरे। नोएडा मेट्रो स्टेशन के नीचे डिवाइडर भरभरा कर गिरा, एक शख्स घायल। जापान में कुदरत का कहर, 7.1 भूकंप की तीव्रता से कांपी धरती, सुनामी की चेतावनी जारी। तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला, राजस्व बढ़ाने के लिए बनी 6 सदस्यीय समिति। सोना चांदी हुआ सस्ता, सिल्वर 3000 रुपए लुढ़का, 1,42,245 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ गोल्ड। बेसिक बिकवाली का बाजार पर दबाव, उतार चढ़ाव के बाद सेंसेक्स 70 अंक गिरा, निफ्टी सपाट। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने पहले मुद्दे के बारे में। संसद के मानसून सत्र में आज का दिन बेहद अहम रहा। एक तरफ देश भर के करोड़ों छात्रों से जुड़ा एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा में चर्चा के लिए तैयार रहा, तो दूसरी तरफ संसद के बाहर और अंदर छात्रों के आंदोलन की गूंज अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन इन सभी के बीच संसद परिसर में एक ऐसी एंट्री हुई जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जी हां, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव माथे पर मेडिकल प्लास्टर, हाथ में लाठी और घायल अंदाज में संसद पहुंचे। उनका ये रूप कोई दुर्घटना नहीं बल्कि एक विरोध था। उनका कहना था कि ये उन छात्रों की चोट का प्रतीक है जिन पर जंतर मंतर से लेकर बिहार और दिल्ली तक पुलिस ने लाठी चार्ज किया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए पप्पू यादव ने सरकार और पुलिस प्रशासन पर करारा हमला बोला। उन्होंने बेहद कड़े शब्दों में कहा, AK-47 की तरह गोली चलाई जा रही है, डंडे बरसाए जा रहे हैं, आखिर प्रदर्शन करने का रास्ता क्या बचा है। सुनिए पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा। ये सर में क्या हो गया पप्पू जी? लाठी चलाएगा, 47 चलाएगा, जुर्म करेगा पटना के हेडक्वार्टर में बैठ के, तो अब तो मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जिंदगी ही मौत हो गई है। इन लोगों ने नर्क बना दिया है। बच्चों पे, बेटियों पर कपड़े चिरोगे, इंटरनल पार्ट पे मारोगे और हम लोग चुप हैं। हाथ तोड़ दिया मार के, तो बेटियों को मार रहा है, लाठी इंटरनल पार्ट पर रब कर रहे हैं। अब लाठी लेके ना चले तो ये लोग तो कहीं गोली मरवा दे। राहुल गांधी जी को पीटा, प्राइम मिनिस्टर के घर के आगे प्रियंका जी को पीटे, विपक्ष के अखिलेश जी को पीटे, सबको पीटा इन लोगों ने। और कल इन लोगों ने नापाक काम किया है। चोर को सम्मान किया भ्रष्टाचारी लोग, मिथिला के सम्मान को गिराया है ठाकुर ने। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने मिथिला की संस्कृति अस्मिता का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को मिथिला पाग पहनाए जाने से मिथिला की अस्मिता, परंपरा और गरिमा को ठेस पहुंची है। उन्होंने साफ किया कि उनका ये विरोध प्रदर्शन छात्रों पर हुए हमले और बिहार समेत देश भर में प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई के खिलाफ एक सख्त संदेश है। आपको बता दें, पिछले एक सप्ताह से नीट पेपर लीक विवाद और छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर संसद में लगातार हंगामा और गतिरोध बना हुआ था। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की लगातार कोशिशों के बाद अब सदन की कार्रवाई पटरी पर लौटती दिख रही है। ओम बिरला ने
सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम फ्लोर लीडर्स के साथ कई दौर की बैठकें की। उनकी मध्यस्थता के बाद सभी राजनीतिक दल आज मंगलवार को एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के लिए राजी हो गए हैं। दरअसल सोमवार को ही सरकार इस अहम संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू करना चाहती थी, लेकिन विपक्ष के भारी हंगामे के कारण ऐसा संभव नहीं हो सका। काकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में आयोजित चलो संसद मार्च और जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर विपक्ष ने सदन में जबरदस्त हंगामा किया। विपक्ष लगातार सरकार से छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर आधिकारिक बयान देने की मांग करता रहा। सदन की कार्रवाई बार बार बाधित हुई, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने कार्रवाई स्थगित कर सरकार और विपक्ष को आपसी मतभेद सुलझाने के लिए 3 घंटे का वक्त दिया था। आपको बता दें, सोमवार को प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में ये संशोधन विधेयक पेश किया। ये संशोधन पब्लिक एग्जामिनेशन अधिनियम 2024 को और अधिक सख्त बनाने के उद्देश्य से लाया गया है। सरकार का दावा है कि इन नए संशोधन के पारित होने के बाद संगठित गिरोह द्वारा की जाने वाली परीक्षा धांधली पर पूर्ण अंकुश लगेगा। पेपर लीक करने वालों और इसमें शामिल कोचिंग व परीक्षा माफियाओं के खिलाफ अब तक की सबसे कठोर कानूनी व वित्तीय कार्रवाई सुनिश्चित हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि केवल कानून सख्त बना देने से समस्या खत्म नहीं होती। विपक्ष का आरोप है कि जब तक पेपर लीक कराने वाले बड़े नेटवर्क, प्रशासनिक मिलीभगत और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक छात्रों को न्याय नहीं मिल पाएगा। यही वजह है कि पिछले कई दिनों से संसद के भीतर और बाहर पेपर लीक का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। जाहिर है, देश भर के करोड़ों छात्र लंबे समय से परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और पेपर लीक पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते रहे हैं। ऐसे समय में संसद में पेश किया गया एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार इसे परीक्षा माफियों पर निर्णायक प्रहार बता रही है, जबकि विपक्ष का कहना है कि कानून के साथ साथ जवाबदेही और निष्पक्ष कार्रवाई भी जरूर होनी चाहिए। इसी तरह घायल अंदाज में संसद पहुंचे पप्पू यादव ने एक बार फिर छात्र आंदोलन और पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। अब निगाहें संसद की कार्रवाई पर हैं कि देश के करोड़ों छात्र और अभ्यर्थी अब संसद से ठोस संदेश और प्रभावी समाधान की उम्मीद लगाए बैठे हैं। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जंतर मंतर का ऐतिहासिक छात्र आंदोलन खत्म हो चुका है। शिक्षा मंत्री की कुर्सी जा चुकी है। प्रदर्शनकारी अपने अपने घर लौट चुके हैं। लेकिन इस आंदोलन का एक ऐसा चेहरा अब सबसे बड़ी बहस बन गया है, जिसने मन से भाषण नहीं दिया, जिसने कोई राजनीतिक नारा भी नहीं लगाया, जिसने कैमरों के सामने खुद को नेता साबित करने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि 35 दिनों तक हजारों प्रदर्शनकारियों के लिए चाय बनाई, पानी पिलाया, खाना खिलाया और लोगों की सेवा करता रहा। लेकिन अब वही शख्स दावा कर रहा है कि उसे इस सेवा की कीमत चुकानी पड़ी। उसका आरोप है कि उसे अस्पताल से लौटते वक्त उठा लिया गया, घंटों तक आंखों पर पट्टी बांधकर रखा गया, जिससे सिर्फ एक सवाल पूछा जाता रहा कि आखिर इतना खाना आ कहां से रहा है, पैसा कौन दे रहा है, फंडिंग कौन कर रहा था। जी हां, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद जुनेद मलिक की। वही जुनेद जो कड़कती धूप और भीषण गर्मी में जंतर मंतर पर डटे छात्रों के लिए ठंडा पानी, कभी चाय तो कभी ब्रेड पकौड़े और खाना लेकर पहुंच जाते थे। 35 दिनों तक आंदोलनकारियों के पेट की आग बुझाने वाला यह शख्स आज खुद आंसुओं के समंदर में डूबा हुआ है। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक सेवादार अचानक पुलिस की रडार पर आ गया। क्यों एक आम छात्र नेताओं को रातों रात उठाकर ले जाया गया और क्यों उसके पूरे परिवार को इस विवाद में घसीट लिया गया। आइए जानते हैं इस पूरे मामले की अंदर की कहानी को। गाजियाबाद जिले के मंसूरी थाना क्षेत्र के नाहाल गांव से आने वाले मोहम्मद जुनेद मलिक एक बेहद साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं।
8 भाई बहनों में पली बड़ी इस शख्सियत ने गाजियाबाद के शंभुदयाल कॉलेज और फिर सुंदरमदीप कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से पढ़ाई की। पिछले साल LLB पूरी कर वकील बने जुनेद और बाकी सरकारी नौकरियों की तैयारी में लगे रहे थे। छात्र राजनीति से लेकर CAA विरोध, 2021 के किसान आंदोलन और वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन तक जुनेद हमेशा सामाजिक मुद्दों पर मुखर रहे। दरअसल बात 20 जून की है। जुनेद एक सरकारी नौकरी की परीक्षा देकर दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे। वहां काकरोच जनता पार्टी और छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था। जून की झुलसाने वाली गर्मी में जब उन्होंने देखा कि वहां पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा है तो उनका दिल पसीज गया। बस वहीं से शुरू हुआ सेवा का सिलसिला। जुनेद ने अपने साथी ब्रजेश पांडे के साथ मिलकर पहले पानी की रेवड़ी लगाई। धीरे धीरे चाय बिस्कुट, नमकीन और फिर लंगर का इंतजाम होने लगा। जुनेद बिना थके 24 घंटे जंतर मंतर पर डटे रहे। CGP के मुखिया अभिजीत दीपके से लेकर भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक तक जुनेद हर किसी के साथ साये की तरह खड़े नजर आए। अभिजीत दीपके भी उनके साथ बैठकर खाना खाते थे और हक से कहते थे, जुनेद भाई सबके खाने पीने का इंतजाम कर दो। जुनेद भाई आपको कुछ हो गया तो हमें खाना कौन खिलाएगा। वही जैसे जैसे जंतर मंतर पर खाने पीने का दायरा बढ़ता गया वैसे वैसे सोशल मीडिया पर सवाल तैरने लगे, आखिर इतने बड़े लंगर के लिए पैसा कहां से आ रहा है, कौन कर रहा है इस आंदोलन की फंडिंग। हालांकि जुनेद का साफ कहना था कि उन्होंने कभी किसी से 1 रुपया नगद या ऑनलाइन चंदा नहीं लिया। जो भी आता अपनी तरफ से पानी की बोतलें, बिस्कुट या 20-40 थाली खाना पैक करवा कर ले आता था। सिख भाई आए, गुरुद्वारे से लंगर आया, मंदिरों से खाना आया, किसान संगठनों ने मदद की और CGP के डोनेशन बॉक्स से भी सहयोग मिला। लेकिन आरोपों के मुताबिक प्रशासन को ये बात खटक गई और फिर आई 24 जुलाई की वो खौफनाक रात। जुनेद के मुताबिक उस रात उन्हें जंतर मंतर पर एक आवारा कुत्ते ने काट लिया था। वे अपने साथी के साथ राम मनोहर लोहिया अस्पताल से रेबीज का टीका लगवाकर बाहर निकले और ऑटो में बैठ गए। मुश्किल से 50-60 मीटर की आगे बढ़े होंगे कि सामने से बिना नंबर प्लेट की एक सफ़ेद स्कॉर्पियो आई। बिल्कुल किसी एक्शन फिल्म के सीन की तरह गाड़ी से उतरे लोग ऑटो में घुसे। जुनेद और उनके साथी को बीच में दबोच लिया। घबराए जुनेद ने जब पूछा तो उन्होंने खुद को दिल्ली पुलिस बताया। हालांकि चेहरे ढके हुए थे। इसके बाद दोनों की आंखों पर काली पट्टी बांध दी गई और स्कॉर्पियो फर्राटा भरने लगी। जुनेद का दावा है कि उन्हें किसी अज्ञात इमारत की दूसरी मंजिल पर ले जाया गया। पूरी रात आंखों पर पट्टी बंधी रही। अगले दिन यानी कि 25 जुलाई की सुबह करीब 11:30 बजे एक सीनियर अफसर आया। सवाल वही थे, खाना कहां से ला रहे थे, पैसा कौन दे रहा था, किसके इशारे पर ये सब चल रहा था। जुनेद ने शांत होकर जवाब दिया कि ये सब लोगों का आपसी सहयोग था। जवाब से संतुष्ट होने के बाद अफसर ने उन्हें छोड़ने का हुक्म सुनाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। फिर से आंखों पर पट्टी बांधी गई और करीब 5-6 घंटे तक गाड़ी लगातार चलती रही। शाम को करीब 6 बजे जब उन्हें उतारा गया और पट्टी खोली गई तो जुनेद के होश उड़ गए। सामने ना दिल्ली थी ना गाजियाबाद, चारों तरफ सिर्फ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। स्थानीय लोगों से पूछने पर पता चला कि उन्हें उत्तराखंड के मंसूरी में छोड़ दिया गया है। वहां से वे जैसे तैसे शनिवार को कैब करके वापस दिल्ली पहुंचे। हालांकि जुनेद ने यह साफ किया कि पुलिस ने उनके साथ कोई मारपीट या बदसलूकी नहीं की। उन्हें खाना पानी दिया गया और ठीक से पेश आए। लेकिन आपको बता दें, आंदोलन की आंच सिर्फ जुनेद तक सीमित नहीं रही, उनके पूरे परिवार को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। जुनेद का आरोप है कि 23 जुलाई की शाम जब उनके बुजुर्ग पिता मुस्तफ़ा घर पर खाना खा रहे थे तभी गाजियाबाद पुलिस उन्हें उठाकर मंसूरी थाने ले गई और देर रात छोड़ा। अगले दिन यानी 24 जुलाई की सुबह 9 बजे फिर उन्हें उठा लिया गया। हद तब हो गई जब मेरठ में रहने वाली जुनेद की बहन के घर पर भी पुलिस पहुंच गई और उनके ससुर व देवर को थाने लेकर जाकर बैठाया गया। जुनेद का दावा है कि पुलिस उनके घर से बैंक पासबुक, आधार कार्ड और अन्य जरूरी कागजात अपने कब्जे में ले गई थी। पुलिस की शर्त थी कि जुनेद थाने आएगा
तभी परिवार को छोड़ेंगे। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर गाजियाबाद पुलिस का रुख बिल्कुल अलग है। गाजियाबाद ग्रामीण के डीसीपी सुरेंद्र नाग तिवारी ने साफ कहा कि जुनैद के पिता को किसी गिरफ्तारी के तहत नहीं बल्कि एक सामान्य जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था। पूछताछ खत्म होते ही उन्हें सम्मान पूर्वक घर भिजवा दिया गया था। वहीं जुनैद के पिता मुस्तफ़ा ने भी बाद में एक वीडियो जारी कर पुष्टि की कि पुलिस ने उनसे सिर्फ पूछताछ की थी और फिर घर छोड़ दिया था। मेरा नाम मुस्तफ़ा है, मेरे पिता का नाम इंतजार है, मैं नाहल का रहने वाला हूँ। मेरा लड़का दिल्ली प्रोटेक्ट से है और मुझे थाने पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ कर करके फिर मुझे भेज दिया गया। मैं अपने घर आ गया हूँ, ठीक है। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पर बांटे गए भोजन के रैपर, पैकेजिंग और कैटर्स के जरिए ये पता लगाने में जुटी है कि इस भारी मात्रा में सप्लाई किए जा रहे खाने के पीछे कौन कौन से रेस्टोरेंट्स और सप्लायर शामिल थे। वहीं इस घटना के बाद देश की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सरकार को पुलिस पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि जो शख्स महीनों से बिना स्वार्थ के लोगों की सेवा में लगा था, उसे जिस तरह से डिटेन किया गया वह बेहद हैरान अंग्रेज करने वाला है और निंदनीय भी है। देखिए कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का बयान। कल आपको रोता हुआ देख के बहुत तकलीफ हुआ और आपके मुद्दे को हम लोग पार्लियामेंट में उठाएंगे, लड़ेंगे, बिल्कुल भूख नहीं देंगे। डरिए मत, जितना डराना था उन्होंने आपको डरा लिया, उसके बाद डरना नहीं। अब कोई भी आए तो एकदम छाती ठोक के खड़े हुए कि हमने कौन सा गुनाह किया है। हम लोग साथ खड़े हैं आपके, राहुल जी आपके साथ खड़े हैं, पूरा अपोजिशन आपके साथ खड़ा है। डोंट वरी, बिल्कुल डरिएगा मत। दोस्तों, ये जुनैद हैं और इनका चेहरा जाना पहचाना है पूरे देश के लिए। इन्होंने सेवा, खिदमत, लोगों की मदद का जो एक काम किया है वो पूरे देश के सामने। और कल इनके आंसू मैंने देखे एक वीडियो में, ये किस तरह से फूट फूट करके रो रहे थे। इनके साथ किस तरह से पुलिस ने इनको डिटेन किया, इनकी आंखों पे पट्टी बांधी, 2 घंटों घुमाते रहे और दूसरे दिन छोड़ा। पूरा परेशान करने के बाद मैं आज सुबह इनके साथ बैठा हूँ और इनकी आप बीती सुन रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि जुनैद नाम होने पे क्यों किसी के दिल में, सिस्टम के दिल में इतनी नफरत कैसे आ सकती है। एक आदमी जो महीनों बच्चों की, छात्रों की खिदमत करता रहा, सेवा करता रहा, उन्हें खाना खिलाता रहा, उसने ये नहीं देखा कि कौन सा छात्र खाना खा रहा है। वो सिर्फ छात्र है, वो देश के किसी भी कोने से आया है, वो छात्र है। तो उसके लिए जुनैद अपनी पूरी टीम के साथ खड़े थे और जुनैद की टीम में सिर्फ जुनैद नहीं थे, उसमें सरदार जी भी थे, उसमें मिश्रा जी भी थे, उसमें शर्मा जी भी थे, उसमें ईसाई भाई भी थे। असली हिंदुस्तान की जो तस्वीर है वो जुनैद ने देश के सामने रखी है और जुनैद पे हम सबको बहुत प्राउड है, बहुत फख्र है। जुनैद के साथ हम सारे लोग खड़े हैं। इस देश का हर मनपसंद इंसान जुनैद के साथ खड़ा है और जुनैद, आप पर हमें फख्र है भाई। आप बिल्कुल डरिए मत, परेशान मत होइए। आपने जो किया है इसको सदियों तक याद किया जाएगा। इसी तरह लोगों की सेवा करते रहिए, खिदमत करते रहिए, देश के सामने एक अच्छे भारतीय नागरिक का उदाहरण प्रस्तुत करते रहिए। हम आपके साथ हैं और आपने एलएलबी कर रखी है तो आप इस देश का कानून भी समझते हैं। तो ये कानून आपको इजाजत देता है, ये संविधान आपको इजाजत देता है, कोई सिस्टम आपको डरा नहीं सकता। हम सब आपके साथ, बिल्कुल। थैंक यू। और पूरा देश आपको सम्मानित करेगा, आपके साथ खड़ा है। धन्यवाद। सीजीपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर पुलिसिया कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की और जुनैद को पूरा कानूनी बैकअप देने का भी ऐलान किया। साथ ही एआईएसए और अन्य छात्र संगठनों ने इसे असहमति की आवाज को दबाने की कोशिश करार दिया। आपको बताते चले, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही आंदोलन अपनी मंजिल तक पहुंच गया। जंतर मंतर पर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया जा रहा था, पटाखे फूट रहे थे, लेकिन उस ऐतिहासिक पल में आंदोलन की रीढ़ कहे जाने वाले जुनैद वहां मौजूद नहीं थे। जब वे वापस लौटे तो आंदोलन खत्म हो चुका था, साथ ही अपने अपने घर लौट चुके थे। कैमरे के सामने जब इस जीत का जिक्र हुआ तो जुनैद अपने आंसुओं को रोक ना पाए और फपक फपक कर रो पड़े। वहीं अब सवाल ये उठता है कि क्या एक छात्र आंदोलन में सेवादार की भूमिका निभाना इतना बड़ा अपराध बन गया? एक तरफ जुनैद के आंसू, उनके गंभीर आरोप हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस की अपनी दलीलें। फिलहाल मामला अदालत की चौखट तक पहुंच चुका है और इस पर
सियासी व सामाजिक पारा अपने चरम पर है। देखा जाए तो कहानी सिर्फ मोहम्मद जुनैद की नहीं, कहानी उस आंदोलन की भी है जहां हजारों लोग एक मकसद के लिए जुटे। कई चेहरे नेता बने, कई चेहरे सुर्खियां बटोर कर चले गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मंच नहीं संभाला, माइक नहीं पकड़ा, बल्कि चुपचाप लोगों की सेवा करते रहे। अब उन्हीं मोहम्मद जुनैद मलिक के आरोपों ने एक नई बहस छेड़ दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह मामला सिर्फ पूछताछ तक सीमित था या फिर आरोपों में दम है। इसका फैसला जांच और सबूतों के आधार पर ही सामने आ पाएगा। फिलहाल आगे इस मामले में क्या कानूनी मोड़ आता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ लेते हैं अगले मुद्दे की तरफ। पेपर लीक हुआ, करोड़ों छात्रों का भरोसा टूटा, देश भर में आंदोलन हुए, संसद ठप हुई, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया। लेकिन क्या सिर्फ एक इस्तीफे से देश की परीक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी? यही सबसे बड़ा सवाल आज पूरे देश के सामने खड़ा है। धर्मेंद्र प्रधान अब शिक्षा मंत्री नहीं हैं। उन्होंने पेपर लीक मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंप दिया। लेकिन छात्रों का कहना है कि सिर्फ चेहरा बदलने से कुछ नहीं होगा, जरूरत है पूरे सिस्टम को बदलने की। आज देश का हर छात्र जानना चाहता है कि क्या अब एनटीए बदलेगा, क्या पेपर लीक हमेशा के लिए रुकेगा, क्या परीक्षा केंद्र तक पहुंचने से पहले ही प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाएं बंद होंगी, क्या रिजल्ट पर फिर भरोसा किया जा सकेगा, और क्या लाखों युवाओं का भविष्य अब भी किस्मत नहीं बल्कि मेहनत तय करेगी। आज हम आपको बताएंगे कि देश की परीक्षा व्यवस्था में वे कौन से 5 बड़े सुधार हैं जिनका इंतजार करोड़ों छात्र, अभिभावक, अदालतें और पूरा देश कर रहा है। दरअसल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद असली परीक्षा अब सरकार की शुरू होती है, क्योंकि अब सवाल किसी एक मंत्री का नहीं बल्कि पूरे परीक्षा तंत्र की विश्वसनीयता का है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं बल्कि देश की परीक्षा व्यवस्था पर उठे सबसे बड़े सवालों की जवाबदेही भी माना जा रहा है। आपको बता दें, धर्मेंद्र प्रधान जाने वाले अकेले चेहरा नहीं, इससे पहले भी मोदी सरकार ने शिक्षा मंत्रालय और प्रशासनिक अमले में बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की थी। एनटीए के पूर्व प्रमुख और शिक्षा विभाग के कद्दावर अफसर विनीत जोशी को उनके पद से हटाकर सीधा पंचायती राज मंत्रालय भेज दिया गया। नरेश पाल गंगवार को नया उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया। टीके अनिल कुमार ने विद्यालय शिक्षा सचिव की कमान संभाल ली है। लेकिन जनता और छात्रों का साफ कहना है कि हमें सिर्फ अफसरों की कुर्सी नहीं देखनी, हमें निष्पक्ष परीक्षा और पारदर्शी नतीजे चाहिए। वहीं अब आते हैं उन 5 बड़े सवालों पर जो परीक्षा प्रणाली की दशा और दिशा तय करेंगे। पहला बड़ा सुधार एनटीए का पुनर्गठन या खात्मा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की साख आज फर्श पर आज गिरी है। सुप्रीम कोर्ट में एनटीए को पूरी तरह भंग करने या इसमें बदलाव करने को लेकर ढेरों याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त लहजे में सरकार से जवाब मांगा है कि भविष्य में ऐसी धांधली दोबारा ना हो, इसके लिए क्या फुल प्रूफ प्लान है। ऐसे में माना जा रहा है कि एनटीए के ढांचे को पूरी तरह बदलना ही सरकार का पहला और सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। दूसरा बड़ा सुधार, पेपर की सुरक्षा। पेपर लीक की सबसे बड़ी जड़ है प्रश्न पत्र की छपाई और उसका ट्रांसपोर्टेशन। यही सबसे ज़्यादा सेंध लगती रही है। सरकार पहले ही सुप्रीम कोर्ट को बता चुकी है कि वह इस पूरी प्रक्रिया को और सुरक्षित बनाने पर काम कर रही है। अब उम्मीद है कि डिजिटल टैगिंग, मल्टी लेयर सिक्योरिटी और जवाबदेही तय करने जैसे कदम उठाए जाएंगे। लेकिन सिर्फ वायदों से काम नहीं चलेगा। सरकार को जमीन पर यह साबित करके दिखाना होगा कि एक भी पर्चा लीक नहीं हो सकता। तीसरा बड़ा सुधार, पारदर्शी मूल्यांकन व्यवस्था। पेपर लीक विवाद अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ ताकि सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मूल्यांकन प्रणाली को लेकर नया विवाद सामने आ गया। कई छात्रों ने अंकों में गड़बड़ी के आरोप लगाए, रिजल्ट की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया कि केवल परीक्षा कराना ही काफ़ी नहीं बल्कि मूल्यांकन प्रक्रिया भी पूरी तरह पारदर्शी और भरोसेमंद होनी चाहिए।
इसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने लोक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत आने वाले मामलों की सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने का फैसला किया है। चौथा बड़ा सुधार, स्थानीय निगरानी समिति। लोगों का मानना है कि जब तक जनता का भरोसा पूरी तरह वापस नहीं आता तब तक सरकार को एक स्वतंत्र उच्च स्तरीय निगरानी समिति बनानी चाहिए। इस समिति में सेवानिवृत्त न्यायाधीश, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, फॉरेंसिक वैज्ञानिक और परीक्षा विशेषज्ञ शामिल किए जाने चाहिए ताकि हर परीक्षा की निष्पक्ष निगरानी हो और किसी भी गड़बड़ी की स्वतंत्र जांच की जा सके। पांचवा और सबसे बड़ा सुधार, परीक्षा से आगे की सोच। जाहिर है पेपर लीक का गुस्सा सिर्फ एक परीक्षा का गुस्सा नहीं है, इसके पीछे सालों की बेरोजगारी, घटते सरकारी अफसर, बार बार रद्द होती परीक्षाएं और युवाओं की बढ़ती निराशा छिपी हुई है। छात्रों का कहना है कि मेहनत करने के बाद भी अगर पेपर लीक हो जाए तो कैरियर मेहनत से नहीं किस्मत से तय होने लगता है। यही वजह है कि लोगों का मानना है कि सुधार केवल एनटीए तक सीमित नहीं रहने चाहिए। सरकार को रोजगार, भर्ती प्रक्रिया, समयबद्ध परीक्षाएं और पारदर्शी चयन प्रणाली पर भी गंभीरता से काम करना होगा। देखा जाए तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना जरूर है, लेकिन देश के करोड़ों छात्रों के लिए ये अंत नहीं बल्कि बदलाव की शुरुआत का अवसर है। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ऐसी परीक्षा व्यवस्था तैयार करना है जिस पर छात्र, अभिभावक और अदालतें समान रूप से भरोसा कर सकें। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि बदलाव सिर्फ चेहरों तक सीमित नहीं रहता या फिर वास्तव में भारत की परीक्षा व्यवस्था में ऐसा सुधार होता है जो भविष्य में पेपर लीक जैसे विवादों को रोक सके और मेहनत करने वाले छात्रों का भरोसा फिर से कायम कर सके। साथ ही ये भी देखना होगा कि नई प्रशासनिक टीम और सरकार इन 5 सुधारों को धरातल पर कैसे उतारती है या फिर ये सब भी महज एक सियासी लीपापोती बनकर रह जाएगा। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। देश के प्रधानमंत्री का वीडियो फेसबुक से अचानक गायब, सोशल मीडिया पर मचा बवाल, विपक्ष से लेकर समर्थक तक हर कोई पूछने लगा आखिर प्रधानमंत्री का वीडियो गया कहां? जी हां, सोशल मीडिया दिग्गज मेटा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेसबुक वीडियो हटा दिया था जो आज मंगलवार को दोबारा बहाल कर दिया गया। कंपनी ने इस पूरे घटनाक्रम पर सफाई देते हुए इसे एक तकनीकी गड़बड़ी करार दिया। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाया और मेटा के बड़े अधिकारियों को तलब कर लिया। वहीं ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शामिल प्रधानमंत्री का वीडियो गलती से कैसे हट गया। दरअसल ये वही वीडियो था जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई को अपने आधिकारिक फेसबुक अकाउंट पर साझा किया था। करीब 3 मिनट लंबे इस वीडियो में प्रधानमंत्री सीधे देश के छात्रों और जेनजी से संवाद कर रहे थे। उन्होंने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, पेपर लीक और परीक्षा में होने वाली अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। देश भर में चल रहे छात्र आंदोलनों और पेपर लीक विवाद के बीच ये वीडियो काफ़ी चर्चा में रहा, लेकिन कुछ समय बाद अचानक फेसबुक पर ये वीडियो दिखाई देना बंद हो गया। जैसे ही लोगों ने वीडियो सर्च करना शुरू किया तो वह उपलब्ध नहीं मिला। इसके बाद सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे। कई यूजर्स ने स्क्रीनशॉट साझा किए, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगीं और देखते ही देखते ये मामला राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया। वहीं विवाद बढ़ने के बाद मेटा ने आधिकारिक बयान जारी किया। कंपनी के प्रवक्ता ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो किसी नीति के तहत नहीं हटाया गया था, ये पूरी तरह तकनीकी गड़बड़ी का मामला था। कंपनी ने साफ किया कि कंटेंट हटाने का फैसला जानबूझकर नहीं लिया गया था। हालांकि मेटा की सफाई के बावजूद मामला यही नहीं थमा। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने मेटा के ग्लोबल अधिकारियों को तलब किया है।
बताया जा रहा है कि कंपनी के ग्लोबल हेड और पब्लिक पॉलिसी के ग्लोबल हेड से इस पूरे घटनाक्रम पर जवाब मांगा जा सकता है। हालांकि मंत्रालय की ओर से इस संबंध में आधिकारिक बयान सामने आना बाकी है। आपको बता दें, मेटा दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों में से एक है। इसी कंपनी के तहत फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म संचालित होते हैं। साल 2021 में फेसबुक का नाम बदलकर आधिकारिक तौर पर मेटा कर दिया गया था। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी मार्क जकरबर्ग हैं। वहीं भारत मेटा के लिए सबसे बड़े बाजारों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले नेताओं में शामिल हैं। उनके आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 10.5 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स हैं। फेसबुक पर करीब 6.1 करोड़ लोग उन्हें फॉलो करते हैं। वहीं उनके व्हाट्सएप चैनल से भी लाखों लोगों जुड़े हुए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री के आधिकारिक पेज से किसी वीडियो का अचानक गायब होना स्वाभाविक रूप से बड़ा मुद्दा बन गया। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय और मेटा के बीच होने वाली बातचीत में क्या निष्कर्ष निकलता है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कंपनी क्या कदम उठाती है। फिलहाल मेटा ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए वीडियो बहाल कर दिया है, लेकिन ये पूरी घटना डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही पर नई बहस जरूर छोड़ जाती है। तो आज की खबरें अब तक में बस इतना ही। आज की तमाम बड़ी खबरों में एक बात साफ नजर आई कि देश अब केवल आश्वासनों से आगे बढ़कर जवाबदेही और पारदर्शिता चाहता है। चाहे बात करोड़ों छात्रों के भविष्य से जुड़े पेपर लीक विवाद की हो, परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की हो, जंतर मंतर आंदोलन से जुड़े नए खुलासों की हो या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही पर उठ रहे सवालों की हो, हर मुद्दे पर अब लोगों की नज़र सिर्फ बयानों पर नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई पर टिकी है। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कोई बड़ी खबर और उसके पीछे छिपे बड़े सच के साथ। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।